Hello everyone. So today we are going to discuss CFSE, crystal field stabilization energy. Then we'll cover color of the complex compound. CFSE, it is a part of crystal field theory. सबसे पहले हम definition देखते हैं exactly CFSE का. CFSE is the calculation of energy of a complex compound when d orbitals splits into two groups T2g and Eg. If electron enters in lower energy orbital with respect to Bari center, then they stabilize the complex, and when they enters in higher energy orbital, then they have tendency to destabilize the complex. बेसिकली यहाँ पर कुछ ये बताया गया है whenever we have complex compound, during the formation of complex compound, splitting of d orbital takes place in two group T2g and Eg. If complex is octahedral, then the energy of Eg is greater than T2g. If complex is tetrahedral, then the energy of T2g will be greater than Eg. जस्ट इन्वर्जन हो जाता है एनर्जी का. सो यहाँ पर एक ग्रुप है ऑर्बिटल्स का, 3 ऑर्बिटल्स का, dxy, dyz, dxz, जिनका कुछ एनर्जी इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू बारी सेंटर, विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज एनर्जी, और कुछ ग्रुप है जिनका एनर्जी डिक्रीज होगा. सो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, एनर्जी ऑफ Eg इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T2g. Now, if any electron enters in lower energy orbital, then definitely that will stabilize the complex. If any electron enters in higher energy orbital, then definitely they have tendency to destabilize the complex. Now mathematically we can calculate this energy जिसे हम crystal field stabilization energy बोल रहे हैं. For octahedral complex, we have this kind of splitting for octahedral complex. These are basically T2g orbital, these three, and Eg orbital, और बीच में कुछ बारी सेंटर होता है at which the average energy is 0. So the energy of T2g is minus 0.4 delta naught. So जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनका एनर्जी हो जाएगा minus 0.4 delta naught, and energy of Eg will be plus 0.6 delta naught. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर एंटर करेंगे उनका plus 0.6 हो जाएगा. So number of electrons in T2g into minus 0.4 delta naught plus number of electron in Eg, that will increase the energy. जितना ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी. सो इनका प्लस साइन के साथ आएगा प्लस 0.6 डेल्टा नॉट. ये कुछ एनर्जी हो जाएगा टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो वी जस्ट नीड टू एड अप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2g जो नेगेटिव साइन के साथ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg which is with positive sign. Now if we observe for tetrahedral field, inversion, the splitting is inverted. जो Eg का एनर्जी पहले ज़्यादा था, now the energy of Eg orbital is less in tetrahedral complex. So tetrahedral में Eg का नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा minus 0.6 delta naught, and for T2g it will be plus 0.4 delta T for tetrahedral complex. So इसका CFSE कुछ इस मैनर में हो जाएगा. हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब और थोड़ा क्लियर होगा कैसे इसका कैलकुलेशन करना है. बाकी बेसिक लॉजिक ये है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इफ एनी इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, उसका एनर्जी नेगेटिव, एंड दे हैव मोर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स. इफ एनी इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल, तो उसका पॉजिटिव, दे हैव टेंडेंसी टू डीस्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स. वन मोर टर्म, टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी TAC, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए पिक्चर में आता है CFSE प्लस पेयरिंग एनर्जी इनटू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप अगेंस्ट द हर्ट्ज रूल. हर्ट्ज रूल के अगेंस्ट जितने हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर अप किया है इनटू P. फॉर वन इलेक्ट्रॉन P इज द पेयरिंग एनर्जी, और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो CFSE प्लस P इंटू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी. एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल D7 कॉन्फ़िगरेशन. सो इन दिस D7 कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम WFL को चेक करते हैं. फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2g का एनर्जी कम, Eg का ज़्यादा. वी नीड टू फिल इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर 1 2 3 4 5 6
एंड देन 7, कुछ इस मैनर में फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की. सो जब भी इस मैनर में फिलिंग होगी, वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन T2G एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन EG फॉर WFL. इफ़ वी हैव SFL, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी वो कुछ इस मैनर में होगी. वी नीड टू फिल 1 2 3, देन अगेन बिफोर फिलिंग EG पेयरिंग टेक्स प्लेस. 6, देन 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा. कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. नाउ if we calculate their crystal field stabilization energy, first case for WFL, so number of electron in T2G which is 5 into minus 0.4 delta O, and 2 electron present in EG 2 times of 0.6 delta O. ये नेगेटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ. सो हमारा CFSE आ गया माइनस 0 पॉइंट डेल्टा O, इतना कुछ आ जाएगा. For WFL, total stabilization energy and crystal field stabilization energy is always same, because we don't need to pair up electron against the Hund's rule. In case of SFL, 6 electrons are present in T2G, 6 into minus 0.4 delta O, and 1 electron present in EG, 1 into plus 0.6 delta O. यहाँ पे आ जाएगा minus 1 point delta O, that is CFSE. यदि हम TSE की बात करें, total stabilization energy, तो ये हो जाएगा -1 पॉइंट डेल्टा ओ, दैट इज CFSE प्लस पेयरिंग एनर्जी. चलो हम देखते हैं यहाँ पे P क्यों आया है. सो हम यदि इसको WFL से कंपेयर करें, नॉर्मल केस से कंपेयर करें, तो इस केस में हमारे पास दो पेयर थे, यहाँ पर 3 पेयर हो गए. सो एक इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली हमने यहाँ से यहाँ पे पेयर्ड अप करवा दिया है जब हम WFL से SFL पे मूव कर रहे हैं. सो P आ जाएगा. जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर अप करवाते तो 2P आता. सो जितने भी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाया है, P इंटू दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ हो जाएगा. वन मोर एग्जाम्पल, D5 कॉन्फ़िगरेशन. सो इन D5 कॉन्फ़िगरेशन WFL, the distribution takes place in this manner. In T2G 3 electrons are present, in EG 2 electrons are present. So बजाय इसके हम पूरा डायग्राम बनाने के, वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस मैनर. हमें डायग्राम भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और उसके बजाय हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं T2G 3 EG 2. क्लियर. और फॉर SFL ऑल 5 इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन T2G. सो बजाय इन दोनों में जाने के यहाँ पे फोर्सफुली पेयरिंग हो जाएगी बिफोर फिलिंग EG. ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा. चलो हम CFSE कैलकुलेट करते हैं फॉर बोथ द केस. फर्स्ट केस WFL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू माइनस 0.4 डेलो प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.6 डेलो. 0 यहाँ पे आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि सारे 5 ऑर्बिटल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ना एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. एंड सेकेंड केस 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लोअर T2G ऑर्बिटल. सो 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O एंड 0 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन EG, तो यहाँ पे 0 इंटू दिस आ जाएगा माइनस 2.0 डेल्टा O. अब हम आते हैं टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर. सो टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी में सी फॉर WFL दे आर ऑलवेज सेम, सो बोथ आर 0. इन दिस केस वी आर फोर्सफुली पेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. इन केस ऑफ T2G 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो 2 पेयर प्रेजेंट एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ऐसे कुछ होगा. सो इस केस के कंपैरिजन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर अप किया गया है, सो यहाँ पे 2P आ जाएगा. सो नॉर्मल केस से या WFL से हम कंपेयर करेंगे तो जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पेयर अप किया गया है उतने टाइम्स पेयरिंग एनर्जी कर देंगे. फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ CFSE D8 कॉन्फ़िगरेशन. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ SFL. यहाँ पे सब कुछ WFL होगा बिकॉज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज वेरी लेस. वी डोंट नीड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली अगेंस्ट द हंट्स रूल. हमें इसमें कभी भी फोर्सफुली पेयरिंग नहीं करनी होगी. सो D8 कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो गया 1 2 3 4 5 देन 6 7 8. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन lower orbital into minus 0.6 delta T plus 4 times of 0.4 delta T. 4 electrons are present in T2G orbital, तो उसके एनर्जी का मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गया -0.8 डेल्टा T.
delta T is splitting energy for tetrahedral complex. One more example, D10. In D10 again all all orbitals are completely filled, so net addition of energy will be 0. So CFSE TSE दोनों 0 हो जाएंगे. In this case 4 times of minus 0.6 delta T plus 6 times of plus 0.4 delta T. CFSE कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट हेडिंग जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही पार्ट है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा क्या? Whenever we have uneven filling of electron in Eg orbital for octahedral complex. octahedral complex में जो Eg orbitals हैं उसमें जब भी uneven filling होगी तब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पिक्चर में आएगा. Uneven filling we can have 1 and 0 electron. Second possibility we can have 2 electron in one orbital and 1 electron in another orbital. तो या तो एक में एक चला जाए और दूसरे में 0 जाए, एक में 2 जाए और दूसरे में 1 जाए. क्लियर? सो इन दिस केस वी कैन हैव सर्टेन काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन. देखते हैं हम क्या एग्जैक्टली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है. It is observed in case of asymmetric filling of Eg orbital in octahedral complexes, D4 with WFL, D9 with SFL and WFL both, D7 with SFL. So D4 WFL में 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, तो Eg के 2 ऑर्बिटल में से एक एम्प्टी होगा और एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन. In case of D9, one of the Eg orbital contain 2 electrons, other contain 1 electron. D7 SFL में Eg orbital में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 electrons will be there in T2G orbitals. So 1 electron in one of the Eg orbital और एक empty होगा. तो ये सारे वो केस हैं जहाँ पे uneven filling हो रही है. Now John Taylor distortion is basically repulsion for electron in dxy2 which contain 4 loops. यदि हम dx2y2 को देखें इसमें 4 loops होते हैं along x axis and y axis, कुछ ऐसा होगा. And in case of dz2 we have only 2 loops. So dz2 में 2 loops होंगे. In octahedral complexes ligands are approaching towards the central atom along the axis. So यहाँ पे एक ligand आएगा, second यहाँ पे आएगा, third, fourth. So dx2y2 is interacting with the 4 ligand while dz2 is interacting only with 2 ligand directly. So the repulsion is more in case of dx2y2 and repulsion is less in case of dz2. तो डेफिनेटली जो एक ओड इलेक्ट्रॉन है, यदि हम उस ओड इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो उस ऑर्बिटल में भेजेंगे जिसमें रिपल्शन कम क्रिएट हो इन कंपैरिजन टू अदर. सो रिपल्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इन dx2y2 is slightly more than repulsion in dz2. In asymmetric filling, greater number of electrons are filled in dz2. सो हम dz2 में इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे जब भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी. अलॉन्ग zx जब भी dz2 में जाएगा तो डेफिनेटली dz2 में वी हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो z एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉन्ड है वो इलोंगेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन. सो z एक्सिस dz2 में जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, z एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा रिपेल करेगा लिगेंड्स को एंड वी हैव लॉन्गर बॉन्ड अलॉन्ग z एक्सिस. सो इस केस में 4 बॉन्ड शॉर्ट होंगे और 2 बॉन्ड्स लॉन्ग होंगे, कुछ ऐसा होगा. सो दिस आर द बॉन्ड्स अलॉन्ग x एंड y एक्सिस. ये जो 4 बॉन्ड्स हैं 1, 2, 3 and 4 and these 2 bonds are along z axis, they are the longer bond. This is called tetragonal elongation. Next, color of complex compound. Most transition metal compound are colored in their compounds. Most transition metals compounds are colored in their compound. D orbital is splits into 2 different energy levels that correspond to wavelength of light in visible region, which is called DD transition. Exactly यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है. We have
दिस 5d ऑर्बिटल लेट्स से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो उसमें कुछ ऐसे स्प्लिटिंग हो रही है. If we have certain electron here, so this electron can absorb certain wavelength to excite from lower d orbital to higher d orbital. उन्हें exactly इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है which is denoted by splitting energy delta, यदि वो उतना एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो वो डी लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल पे एक्साइट हो जाएगा, जिसे कहा जाता है डी डी ट्रांजिशन. सो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल जो अब डी जनरेट नहीं है, जिनका एनर्जी डिफरेंस है, उसमें एक्साइटेशन होगा एंड दे एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन द दे एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशन. तो हमें उनका कुछ कलर शो होगा. सो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो कलर ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन. Now we have term spectral color and complementary color. Spectral color are the color which is absorbed by the sample, while the complementary color is the color which shows by the complex compound after removal of spectral color from the white light. See the definition. It is the color associated with the wavelength that is not absorbed. ये absorb नहीं हुआ है, and is seen when spectral color is removed from the white light. यदि हम वाइट लाइट से स्पेक्ट्रल कलर को रिमूव कर देंगे तो बेसिकली हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा उस कंपाउंड का. सो दिखेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर बट एब्जॉर्ब होगा स्पेक्ट्रल कलर, एंड बोथ आर डिफरेंट. नाउ वी हैव वन डायग्राम टू प्रिडिक्ट विच कलर इज कॉम्प्लीमेंट्री, विच वन इज एब्जॉर्ब कलर. सो स्पेक्ट्रल कलर, इफ स्पेक्ट्रल कलर इज रेड, तो रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो आ जाएगा ग्रीन. यदि रेड एब्जॉर्व किया है तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्व किया है तो रेड दिखेगा. ऑरेंज एंड ब्लू आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ईच अदर. ब्लू एब्जॉर्व किया देन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कैन शो ऑरेंज कलर. इफ इट इज एब्जॉर्बिंग ऑरेंज देन इट कैन शो ब्लू कलर. पर्पल का येलो आ जाएगा. पर्पल और वॉयलेट एब्जॉर्व किया तो येलो कलर, येलो एब्जॉर्व किया तो पर्पल और वॉयलेट कलर. तो ये कुछ डिफरेंट कलर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं. कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, कौन सा कलर दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेड कलर और रेड वेवलेंथ टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG और EG टू T2G, यदि हम डिपेंड करेगा वो ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, देन इट शोज ग्रीन कलर. रेड एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन कलर करेगा विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री वन. नाउ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज बेसिकली दे हैव मोर स्प्लिटिंग एनर्जी. वो ज़्यादा क्लोजली अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम के, इसके कारण जो स्प्लिटिंग एनर्जी में कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा. सो फॉर SFL द स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर. इफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर दे नीड टू एब्जॉर्ब हाई एनर्जी, दैट इज लेस वेवलेंथ. सो वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. फॉर WFL दे एब्जॉर्ब लो एनर्जी एंड हाई वेवलेंथ. सो अब्जॉर्प्शन जो होगा SFL के लिए हाई एनर्जी लो वेवलेंथ, फॉर WFL लो एनर्जी हाई वेवलेंथ. ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दे शो कलर ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी, बट ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन दे फॉलो डिफरेंट पाथ. वो कुछ इंफ्रारेड पाथ के थ्रू नीचे आते हैं और उसमें कलर नहीं दिखेगा हमें. यही पॉइंट लिखा है नेक्स्ट. व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी ऑर्बिटल्स, it absorbs energy in visible range, but during the excitation it follows different path involving infrared emission. So जब वो डी एक्साइट होंगे तो इंफ्रारेड एमिशन के थ्रू नीचे आएंगे. सो अभी हमने एक रीज़न देखा कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर क्यों होगा, ड्यू टू एक्साइटेशन फ्रॉम D टू D, डी ट्रांजिशन जिसको हमने कहा. नाउ वी हैव सम मोर रीज़न फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. चार्ज ट्रांसफर इज द नेक्स्ट रीज़न. सो जनरली क्या होता है, यदि D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन का तो कभी कलर ही नहीं आना चाहिए. क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्साइटेशन का ऑप्शन नहीं बचेगा. यदि नीचे के ऑर्बिटल और ऊपर वाले ऑर्बिटल हायर एनर्जी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हैं, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, then definitely there is no option for the excitation of electron, they will not show color. Second reason, second case, if we have D0 कॉन्फ़िगरेशन तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एक्साइटेशन के लिए इन ऑर्बिटल्स में, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर.
सो जनरली D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन दे आर कलरलेस. ऐसा होता है मैक्सिमम केसेस में, ऐसा होता है. क्लियर? लाइक Zn2 प्लस, scandium 3 plus, Zn2 plus is D10 configuration, and scandium 3 plus is D0 configuration, titanium 4 plus is D0 configuration. So इनके complexes they are colorless, but we have some exception of this. But in certain cases color may arises due to charge transfer. जो कलर आने का रीज़न होता है वो कुछ चार्ज ट्रांसफ़र के कारण हो जाता है. जब D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन है, so in that case if we are having color, so the reason is charge transfer. We can have two kind of charge transfer spectrum. Ligand to metal charge transfer. So ligand to metal charge transfer, लिगेंड अपने कुछ चार्ज को मेटल पे ट्रांसफर कर देगा. ऐसा कब पॉसिबल होगा? लिगेंड शुड हैव लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए. मेटल शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. तो उस केस में वो इजीली लिगेंड से इलेक्ट्रॉन से चार्ज को ट्रांसफर करवा पाएगा. क्लियर? नाउ सी सम एग्जांपल. MnO4 माइनस, इसमें Mn+7 में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट हैज़ D0 कॉन्फ़िगरेशन Mn7 प्लस. So still it has purple color due to charge transfer, not because of DD transition. In CrO4 minus, Cr is present in +6. Again it is also D0 configuration. तो इसका येलो कलर होता है. Still D0 configuration है, DD transition नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर के कारण इसका कलर कुछ शो होगा. ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. Hgi2 is red color due to charge transfer. Hg2 plus D10 configuration होगा. BiI3 रेड ऑरेंज, PbI2 येलो. हाँ, ये जो एग्जाम्पल हैं सारे दे आर बेसिकली नॉट D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन, बट उनके जो कलर होने का रीज़न है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र. तो ऐसा नहीं है चार्ज ट्रांसफ़र सिर्फ D0 D10 में होता है. D0 D10 में कलर है तो उनका रीज़न जनरली चार्ज ट्रांसफ़र होगा, बट वी कैन हैव चार्ज ट्रांसफ़र ऑल्सो इन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अदर देन D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन. सो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है. The color of brown ring complex is brown due to charge transfer. Clear? ये Fe3 plus है. Fe3 plus in aqueous solution present in this form FeH2O5 OH2 plus. So OH पे -1 charge, Fe पे +3, net charge is +2. So Fe3 plus in a aqueous solution is yellow its aqueous solution is yellow due to charge transfer, metal to ligand charge transfer. Second case of charge transfer is, पहले हमने मेटल से लिगेंड पे किया, नाउ लिगेंड टू मेटल चार्ज, पहले हमने किया लिगेंड टू मेटल, अब हमें करना है मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. सो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कुछ ये होगा. मेटल से जब लिगेंड पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो लिगेंड शुड हैव एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स. यदि लिगेंड के पास एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसमें इजीली चार्ज को एक्सेप्ट कर पाएगा. ये नेसेसरी कंडीशन होगी. इसके कुछ एग्जांपल्स: मेटल कार्बोनाइल, पिरिडिन कॉम्प्लेक्स, बाइपिरिडिन कॉम्प्लेक्स, फिनोल्फ्थोलिन कॉम्प्लेक्स. क्लियर? ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. नोट Fe3 plus लाइट येलो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन. Now some question based on today's lecture. First question: what will be the correct order of wavelength of absorption in the visible region for the following? ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं दो सेट में, दो पार्ट में, तो मैं हर पार्ट में ये बताना है किसका वेवलेंथ ज़्यादा, कौन ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा, कौन कम वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा इन दिस टू केसेस. सो यहाँ पे पॉज करो एंड ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. See, in first case, in all the complexes, basically Ni is present in Ni2 plus form. सब में Ni2 plus के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इससे कोई कंपैरिजन नहीं होगा. हमारे पास रिलेशन है वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्प्लिटिंग एनर्जी. जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी उतना कम वेवलेंथ. सो Ni2 plus इज प्रेजेंट, तो सेंट्रल एटम पे चार्ज का कोई डिफरेंस नहीं है. अब आते हैं हम लिगेंड पर. NO2 minus, NH3, H2O. Out of these three, NO2 minus is the strongest field ligand and H2O is the weakest field ligand.
तो जो वीकेस्ट फील्ड लिगेंड है उसका स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। सो थर्ड पार्ट इसमें जो लास्ट केस है उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और फर्स्ट केस का सबसे कम वेवलेंथ होगा। See the solution for first part. Order of SFL H2O NH3 NO2. So wavelength absorption just opposite order हो जाएगा। H2O सबसे ज़्यादा absorb करेगा wavelength और NO2 सबसे कम। Second part, cobalt 2 plus with ammonia, cobalt 3 plus with ammonia, cobalt 3 plus with Cn minus. So सबसे पहले यदि हम कंपेयर करें cobalt 2 plus and cobalt 3 plus, so CO2 plus has less splitting energy due to less Z effective than CO3 plus. तो CO2 plus का तो एनर्जी सबसे कम होगा, सबसे कम वेवलेंथ सबसे कम एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका आ गया। If we compare out of ammonia and Cn minus, as in both the case cobalt is +3, तो हमें अब लिगेंड को कंपेयर करना है अमोनिया एंड Cn minus. Cn minus is a strong field ligand in comparison to ammonia, तो Cn minus स्ट्रॉन्गर है, इसका एनर्जी ज़्यादा वेवलेंथ कम। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका फर्स्ट का और सबसे कम वेवलेंथ थर्ड वाले केस का होगा। सीधा सॉल्यूशन, one more question based on same heading. Match the following complexes are given, 3 complexes are given and their complementary colors are given. Again pause here and try yourself. अच्छा क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कौन का किस कॉम्प्लेक्स का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। In all the cases Mn present in Mn4 plus form. Okay, see, these are the complementary color, they are not the absorbed color. First you need to determine absorbed color for all 3 cases. So blue के corresponding जो absorbed color होगा वो आएगा orange, with जो green के corresponding होगा वो होगा red absorbed, और जो red के corresponding होगा green. So these 3 are the basically absorbed color. वो जो तीनों होंगे वो तीनों इन तीनों को absorb करेंगे। Out of these 3, red has maximum wavelength. After red, orange has second wavelength or next to red. Then green has minimum wavelength. So minimum wavelength, maximum energy. चलो हम एनर्जी कंपेयर करते हैं, कौन सा किसका स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे यदि हम चेक करें स्प्लिटिंग एनर्जी, सो आउट ऑफ दिस 3 Cn माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड। MnCn62 माइनस का स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो वो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा, सबसे कम वेवलेंथ, उसका कलर रेड शो होगा। सेकंड Cn माइनस क्या आता है En का इथाइलिन डायमीन, सो इथाइलिन डायमीन एब्जॉर्ब करेगा सेकंड वेवलेंथ दैट इज ऑरेंज और उसका ब्लू कलर शो होगा, और लास्ट वाले का कलर ग्रीन होगा जो रेड एब्जॉर्ब करेगा। सी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, सो द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड विल बी दिस ऑर्डर, रेड इज द highest the red light has highest wavelength, then orange, then green. So इसका एनर्जी मिनिमम होगा एंड मिनिमम एनर्जी H2O एंड मैक्सिमम एनर्जी फॉर ग्रीन फॉर Cn माइनस। तो ये एब्जॉर्ब कलर है। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होंगे वो हम रिपोर्ट कर देंगे। फॉर H2O ग्रीन कलर, फॉर En ब्लू कलर, फॉर Cn माइनस रेड कलर।